गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध और आज हम करेंगे 9th क्लास की साइंस का एक चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, यानी कि सेल जिसको कहते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जितने भी जीवित जीव हैं इस धरती के ऊपर, उन सभी की जो संरचना होती है, यानी कि बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनी होती है, शारीरिक संरचना, वो सेल से ही बनी होती है, यानी कि कोशिका से ही बनी होती है। ओके, तो सेल क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इनका साइज, शेप, इसके अंदर क्या क्या और सेल ऑर्गेनलीज यानी कि कौन कौन से पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रफली एग्जांपल के तौर पे एक सेल की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रक्चर बनाई गई है, ठीक है। तो सबसे बाहरी जो आवरण होता है, यानी कि सबसे आउटर कवरिंग जो होती है कोशिका की, यानी कि सेल की, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो बाहरी आवरण है कोशिका का, उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। बेसिकली इसको इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली हिंदी में इसको कहा जाता है। और इसके अंदर की तरफ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर यानी कि एक गोलाकार आकृति पाई जाती है, जिसको केंद्रक और इंग्लिश के अंदर हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक जेल की तरह पदार्थ पाया जाता है, जिसको साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे इसको क्या क्या है और कौन कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सेल की डेफिनेशन, यानी कि कोशिका किसे कहते हैं। सेल, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। यानी कि कहने का मतलब कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी की बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनी होती है और उनकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको करने के लिए जो भी फंक्शन उनकी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं, सेल्स के द्वारा। यानी कि उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो संरचना है, या उनकी बॉडी के अंदर जो भी कार्य चल रहे हैं वो सब किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, सेल के द्वारा, यानी कि कोशिका के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके शरीर की मूलभूत जो इकाई है, यानी कि जो बेसिक यूनिट है, वो सेल होती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज यानी कि सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 के अंदर, यानी कि 1665 के अंदर। और ये किस पे वर्क कर रहे थे, ये कॉर्क के ऊपर वर्क कर रहे थे। यानी कि कॉर्क जो होता है वो प्लांट्स होते हैं उन्हीं का एक पार्ट होता है। ये एक झिल्ली की तरह होता है, यानी कि इट इज़ ए मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्क। तो ये कॉर्क को अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी कि अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी के अंदर इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर काफ़ी सारे खाली डिब्बे जैसी आकृतियां हैं, जिनको उस समय उन्होंने नाम दिया लिटिल बॉक्सेस या एम्प्टी बॉक्सेस उन्होंने कहा था, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी वो हनी बी कॉम की तरह दिखाई दे रही थी, यानी कि मधुमक्खियों का जो छाता होता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर उनको कॉर्क के अंदर दिखाई दे रही थी। उस समय उन्होंने इसको नाम सेल जैसा कुछ नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ उसको लिटिल एम्प्टी बॉक्सेस का कह के छोड़ दिया था। उसके बाद इसको पूरी तरह से सेल के बारे में स्टडी की एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ ल्यूवेनहॉक ने। तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 के अंदर, यानी कि 1674 के अंदर सेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि ये सेल इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी कंप्लीट डिस्कवरी की थी। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था इधर कि सेल के इनसाइड एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक केंद्रक होता है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 के अंदर, यानी कि 1831 के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब बात करते हैं सेल का साइज़ कितना होता है। तो सेल का साइज़ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरी करता है, यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसका साइज़ जो होता है, जो आकार होता है, आकार वो एक जैसा नहीं होता है।
हो सकता है कि जैसे बैक्टीरियल सेल की बात करें हम बैक्टीरिया की, तो उसके अंदर ये 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एल्गी है, तो इसके अंदर इसका साइज़ 10 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसका जो साइज़ होता है सेल का वो अलग अलग हो सकता है। अब अलग अलग तरह के सेल्स का जो साइज़ है वो किस पे, तो सेल का जो साइज़ है वो किस पर निर्भर करता है? सेल का साइज़ निर्भर करता है कि सेल किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि कोशिका के द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो पर भी निर्भर करता है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना है, साइटोप्लाज्म का साइज़ कितना है, तो इन दोनों के अनुपात पर भी सेल का साइज़ निर्भर करता है। ओके, अब बात करते हैं हम सेल शेप की, यानी कि सेल की आकृति कैसी होती है, कोशिका की आकृति किस प्रकार की होती है। तो सेल की आकृति भी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल की आकृति यानी कि सेल शेप एक जैसी नहीं होती है। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि बड़े जीव के अंदर इसकी सेल की जो आकृति है वो उसके अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर भी अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे कि ये स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है, प्लेट की तरह हो सकता है, स्पिंडल यानी कि बेलनाकार हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कुछ जीवों के अंदर सेल की आकृति निश्चित ना ही हो। ठीक है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा की आकृति जो अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव होता है। तो अमीबा की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है क्योंकि ये अपनी शेप को बदलता रहता है, तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप यानी कि आकृति निश्चित नहीं होती है। मोस्टली क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर उनका शेप जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स हैं यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल जिनको कहा जाता है, यानी कि हिंदी के अंदर श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ये अपनी आकृति को लगातार बदलते रहते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर, कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो सेल की स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेल के अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। तो हम बात कर लेते हैं कि सेल की स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो बेसिकली हम दो ही पार्ट लेते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और जेनेटिक मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्र के अंदर पाया जाता है। ओके, सबसे पहला है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेल विच इज़ आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि ये पार्ट कौन सा है, जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ है, लेकिन इनसाइड द सेल यानी कि सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेल से बाहर नहीं होता है, सेल के अंदर की तरफ, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। ठीक है, ओके। अब ये बना किससे होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, न्यूक्लिक एसिड से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ठीक है, अब ये किस तरह का होता है, तो ये जेली लाइक होता है, यानी कि जेल की तरह ये सब्सटेंस होता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट देखी जा सकती है। और ये भी बात है कि अगर कोई सेल लिविंग फॉर्म के अंदर है तो वो कैसे लिविंग फॉर्म में कैसे पता चलता है हमें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इसके अंदर कुछ मूवमेंट हमें शो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर, जिससे पता चलता है कि सेल इज़ इन लिविंग स्टेट। ओके, अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सो साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, तो ये सभी जो सेल ऑर्गेनलीज हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी कि सेल के जितने भी कोशिका अंगक होते हैं वो सभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हिंदी के अंदर जिसको कहा जाता है अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, ओके। तो जेनेटिक मटेरियल मोस्टली जो जीव होते हैं उनके अंदर कौन सा होता है, DNA होता है, लेकिन कुछ एक जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA पाया जाता है। ठीक है, हाँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों नहीं हो सकते जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर DNA भी प्रेजेंट हो और RNA भी, और दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोनों की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। DNA का मतलब होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है उसकी न्यूक्लियस की अपनी एक कवरिंग होती है, जैसे कि सेल की हमने पढ़ा था कि सेल की अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम कहते हैं,
वो होती है। वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली जिसको हम कहते हैं। तो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि कुछ बड़े जीवों के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया के अंदर कोशिका के केंद्र के चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी की सबसे पहले सेल थ्योरी दी किसने है? ठीक है, तो ये स्केल्डिन और सेवॉन ने स्केल्डिन ने 1838 के अंदर प्लांट टिश्यू पे स्टडी की थी और शेवॉन ने 1839 के अंदर यानी कि 1839 के अंदर एनिमल टिश्यूज़ यानी कि जो जंतु तक होते हैं उनके ऊपर स्टडी की थी। तो उसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी बनाई थी। तो सेल थ्योरी क्या कहती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेलुलर इन स्ट्रक्चर एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वो दोनों ने अपनी जो स्टडीज़ थी उसकी ऑब्जर्वेशन को, कंक्लूजन को मिलाया, निष्कर्ष को मिलाया और एक थ्योरी बनाई। उन्होंने कहा कि जितने भी पादप कोशिकाएं हैं या जंतु हैं, ठीक है, पादप यानी कि पेड़ पौधे और जंतु जो हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। यानी कि उनकी बॉडी की जो बेसिक यानी कि आधारभूत जो इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब देख लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेल, यानी कि कोशिका क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है जो कि पीछे मैंने लिख रखी है, जहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके और इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये भी वीडियो के अंदर है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, न्यूक्लियस की डिस्कवरी यानी कि केंद्र की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी अभी हमने की है, सेल थ्योरी क्या है, किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है डीएनए और आरएनए की। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें और इनके आंसर्स भी नोट डाउन कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।